का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रत्येक वीडियोज़ के साथ मैं नंबर डाल रहा हूं, आप क्रमानुसार ही वीडियो को देखें, सर्च भी कर सकते हैं। कई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साथ चैप्टर के लिंक भी डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और कंटिन्यू प्रत्येक वीडियो को देखते हुए उसके नोट्स बनाते रहें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए कंटिन्यू तो फिर ये आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा। और आप इसे नोट्स को कंप्लीट करते रहें। पता नहीं स्कूलें कब खुलेंगी, तब तक आप अपने, जब तक स्कूलें खुले जुलाई तक जो भी है, जब भी खुलें, जब तक आप कम से कम 5-6 चैप्टर क्लियर कर ले यहीं पर, और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप साथ साथ पढ़ते रहे, रोज़ाना उतारते रहें। बीच बीच में वीडियो को रोकते हुए आप उसे अपनी कॉपी में उतारते रहें, अर्थात नोट्स क्लियर करते रहें। अगले टॉपिक की मैं बात करता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र चल रहा था, उसका जो अगला टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हुआ हो। पिछले वाले टॉपिक में तो पूर्णतः भरा हुआ था, यहाँ अंशतः का मतलब ये हो गया कि कुछ जगह तो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और कुछ जगह खाली है, यहाँ पर हवा भरी हुई है। तो देखिएगा, मैंने माना कि एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक और टी मोटाई का माध्यम यहाँ उपस्थित है, जबकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो इस टी मोटाई रख देने के बावजूद भी कुछ यहाँ ये जो जगह है इसमें हवा उपस्थित है। तो हवा कितनी जगह में उपस्थित है वो देखिए आप। टोटल दूरी डी थी, इसमें टी में प्लेट है, तो डी माइनस टी जो दूरी होगी उसमें यहाँ वायु उपस्थित है, और टी दूरी में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम उपस्थित है। समझिएगा, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई वाला एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम उपस्थित है। हमें इस संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, ये टॉपिक काफ़ी उलझन भरा हुआ है, आपको ध्यान देना होगा। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी है, वायु क्षेत्र की मोटाई डी माइनस टी है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले। वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होता है E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जो हमने काफ़ी पहले ही पढ़ लिया था। परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर E0 अपॉन एप्सिलॉन आर। E0 वायु वाला है और एप्सिलॉन आर उसका माध्यम है, तो ये आपको याद रखना है, E बराबर E0 अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे देखिएगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर बराबर वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर। तो वायु क्षेत्र विभवांतर V बराबर ED होता है, आपको बताया था मैंने। तो E की जगह, वायु क्षेत्र की बात कर रहा हूँ पहले मैं, तो E की जगह E0 आ जाएगा, क्योंकि वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E0 से लिखा था, और वायु क्षेत्र में जो मोटाई थी वो मोटाई हमने ऊपर देखो D माइनस का T लिखी थी, इस वजह से यहाँ पर D माइनस का T लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार परावैद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हमने E से लिखा, और परावैद्युत क्षेत्र की मोटाई यहाँ T है, तो यहाँ भी मैंने T लिख दिया है। तो V बराबर हो गया E0 D माइनस टी प्लस ET। अब आगे देखिएगा, E0 D माइनस का T ऐसे की ऐसे है। अब ये जो E है, इस E बराबर E0 अपॉन एप्सिलॉन आर होता ही है, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब दोनों में E0 कॉमन आ सकता है, तो E0 D माइनस का T और T अपॉन एप्सिलॉन आर। E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, आपको पहले भी ऊपर भी लिखवा दिया था मैंने, और सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। देखो, E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और या फिर Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 होता है। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, तो V बराबर हो गया Q अपॉन A। समीकरण 1 तैयार हो गई है। संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती C बराबर Q अपॉन V, और समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान यहाँ रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा C बराबर Q की जगह Q, और इस V की जगह ये रखा, ये लाइन हो गई। अब यहाँ Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा घूमकर, और अगली स्टेप बनेगी, ये देखो, C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस का T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखिए, अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जबकि उसकी प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युतांक तथा मोटाई वाले माध्यम उपस्थित हों। इसका मतलब होता है कि
कि मैंने माना कि ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू आवेश वाली प्लेट उपस्थित है। इसके बीच में कई प्लेटें रखी हुई हैं जिनका परावैद्युतांक अलग अलग है और इनकी मोटाई भी अलग अलग है। मैंने माना ये प्रथम प्लेट है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 है और मोटाई T1 है। इसी प्रकार दूसरी प्लेट है जिसकी परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2 है, मोटाई T2 है, और लास्ट ये है एप्सिलॉन Rn और ये मोटाई Tn। उसके बावजूद भी यहाँ कुछ हवा उपस्थित है। तो हवा की जो मोटाई रहेगी, वायु क्षेत्र की जो मोटाई रहेगी, वो वास्तव में चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है, तो d में से अगर मैं इन सभी मोटाइयों को घटा दूँ T1 T2 प्लस Tn डॉट डॉट को, तो मुझे वायु क्षेत्र की मोटाई प्राप्त हो जाएगी। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई तथा परावैद्युत पदार्थ की प्लेटें उपस्थित हैं। वायु क्षेत्र की मोटाई के लिए लिखा मैंने कि d माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn। तो वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E0 बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर हो गया वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस माध्यम क्षेत्र में विभवांतर। अब वायु क्षेत्र में जो विभवांतर होगा V बराबर वही ED लगा लो, तो वायु क्षेत्र में E की जगह E0 आ जाएगा और T अर्थात ED अर्थात मोटाई की जगह वायु क्षेत्र की मोटाई हमने ऊपर ये लिख दिया था, तो ये यहाँ इसकी वायु क्षेत्र की मोटाई हो गई। इसी प्रकार माध्यम क्षेत्र में विभवांतर के लिए पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा वो, ये हमने वहाँ पर लिखा था E अपॉन ET, हमने वहाँ पर ET लिखा था, ठीक है ना। अब ये E की जगह E1 हो जाएगा, T की जगह T1 हो जाएगा पहले के लिए, और E बराबर हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख ही रखा है, तो यहाँ E की जगह E बराबर मैंने लिखवाया था आपको E0 अपॉन एप्सिलॉन R1 पिछले टॉपिक में लिखवा दिया था। इस वजह से यह हो जाएगा E0 बराबर E0 अपॉन एप्सिलॉन R1। ये तो हो गया पहली जो प्लेट है उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और T1 उसकी मोटाई, इसलिए ये जो आया ये प्रथम प्लेट में उत्पन्न विभवांतर आ गया। इसी प्रकार ये वाली जो स्टेप है ये द्वितीय प्लेट में उत्पन्न विभवांतर है, और डॉट डॉट के बाद ये जो है ये अंतिम प्लेट में उत्पन्न विभवांतर है। आगे चलते हैं, आगे चलो। तो V बराबर E0, ये ऐसे कैसे मैंने वहाँ उतारा, एक्चुअली किया क्या मैंने कि इस संपूर्ण से मैंने E0 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ E0 कॉमन आ गया, यहाँ पर ये बच गया। इन सभी स्टेप में E0 था जो बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, ये T2 है और एप्सिलॉन R2 है, और डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn है। ये V की वैल्यू है। संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है। ये यहाँ से V उठा के समीकरण 1 से रख दो आप, तो C बराबर हो गया Q बटा ये संख्या। क्लियर। अब चूंकि E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है या फिर Q अपॉन A होता है सिग्मा बराबर, तो ये लाइन तैयार हो गई। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। देखिएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये संख्या मैंने U का U उतार दी, Q से Q कट जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो गया A एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये है इस पोजीशन में जिसमें कि विभिन्न प्लेटें रखी हुई हैं दोनों समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में, उस समय उसकी धारिता कितनी होगी वो वाला टॉपिक ये है, और जो कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है देखिएगा ध्यान से, गोलीय संधारित्र। ऐसा संधारित्र जिसमें दो संकेंद्रीय गोले हों जिन पर समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हों
गोलीय संधारित्र कहलाते हैं। मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो संकेंद्रीय गोले हैं गोलीय संधारित्र में और इन पर समान आवेश है लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, अर्थात एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस आवेश है। तो ये गोलीय संधारित्र की डेफिनेशन हो गई है। गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, ये शायद एग्जाम में पूछा हो, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। माना एक गोलीय संधारित्र है जिसमें दो संकेंद्रीय गोले ए तथा बी हैं। देखो ए तथा बी गोले देखते रहो, ये दो गोले हैं, तो ये गोला है और एक ये गोला है, दोनों संकेंद्रीय हैं। इसको बाहर वाले गोले को मैंने ए नाम दे दिया, अंदर वाले गोले को मैंने बी नाम दे दिया। बाहर वाले गोले की त्रिज्या r1 है, अंदर वाले गोले की त्रिज्या r2 है। बाहर वाले गोले पर प्लस 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 आवेश उपस्थित है और ये भू संपर्कित है, और अंदर वाले गोले पर माइनस 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 आवेश उपस्थित है। इस प्रकार से बाहर वाले गोले पर प्लस का Q और अंदर वाले गोले पर माइनस का Q आवेश उपस्थित है। ये सब बातें मैंने यहाँ लिख रखी है, देखिए आप। माना एक गोलीय संधारित्र है जिसमें दो संकेंद्रीय गोले A तथा B हैं। गोले A पर प्लस Q आवेश तथा गोले B पर माइनस का Q आवेश है, तो गोले A की त्रिज्या r1 तथा गोले B की त्रिज्या r2 है। तो गोले B पर स्वयं के माइनस का Q आवेश के कारण विद्युत विभव, जो गोला जो B था इसके ऊपर कौन सा आवेश था भाई, माइनस का Q आवेश था। तो इस माइनस के Q आवेश के कारण इस गोले B पर कितना विभव रहेगा, तो विभव V बराबर होता है, आपको पढ़ाया होगा, KQ/R गोले की सतह के लिए। अब चूंकि यहाँ माइनस का Q आवेश है, इस वजह से माइनस का KQ हो गया। R जो कि गोले की त्रिज्या होती है, उसकी जगह इस गोले B की त्रिज्या यहाँ चूंकि R2 थी, इसलिए मैंने यहाँ पर R2 लिख दिया है। इसी प्रकार गोले B पर गोले A के प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, मतलब गोले A जो है इसके ऊपर प्लस का Q आवेश है, इस वजह से भी गोले B पर विद्युत विभव रहेगा। और वो क्या रहेगा वो देखो आप, तो इसको लिखा VB डैश इज इक्वल टू KQ/R1। क्यों? क्योंकि गोले A से गोले B की दूरी जो है वो R1 है, इस वजह से यहाँ पर R1 आ गया है। साथ में चूंकि यहाँ प्लस का Q आवेश था तो प्लस का चिन्ह लगा दिया है। गोले B पर यहाँ VB लिख दिया था, ये भी गोले B का ही विभव है, इसलिए VB डैश मैंने लिख दिया है। तो गोले B पर कुल विभव V बराबर VB प्लस VB डैश हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो V बराबर माइनस का KQ/R2 KQ/R1 हो गया। या फिर V बराबर हो गया KQ, ये कॉमन ले लिया मैंने, या KQ R2 माइनस R1 बटे R1 R2, या माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, माइनस का KQ R1 माइनस R2 बटे R1 R2, समीकरण नंबर 1। गोले A पर विभव शून्य, क्यों शून्य? क्योंकि ये एक भू संपर्कित था, तब दोनों गोलों के मध्य विभवांतर VAB बराबर रहेगा 0 माइनस। देखो इसका विभव तो नेगेटिव था, इसका विभव शून्य है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में छोटे को घटाते हैं, तो ये बड़ा है माइनस ये छोटा है। अभी छोटे की वजह से माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो ये हो गया KQ और ये ऐसे किसी में उतार दिया। तब गोले की धारिता रहेगी C बराबर Q/VAB, रख दीजिए वैल्यू Q/ ये ऐसे किसी में वैल्यू रख दी, Q से Q काट दिया, K की वैल्यू यहाँ रख दी है, और अगली स्टेप बन जाएगी C बराबर 4πε0 R1 R2 बटे R1 R2। समीकरण 4 गोले संधारित्र की धारिता को व्यक्त करता है। यदि दोनों संकेंद्रीय गोलों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो तो यहाँ εr और एक्स्ट्रा लिख देंगे, बाकी सब सेम है, 4πε0 εr, ये ऐसे कैसे। और इसको अगर वैसे लिखना चाहे तो ये जो संख्या थी 4πε0 R1 R2 R1 R2, ये जो ऊपर लिख रखी थी इसको मैंने यहाँ C0 लिख दिया है, और इस वजह से ये बन गया Cm बराबर εr C0। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार से आपको कंप्लीट 12th का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू।